नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी की वीकली रिवीजन सीरीज में। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल इस वीक में हमने पढ़े थे जो हमें रिवाइज करने चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए, इन लेक्चर्स का बेनिफिट ये है कि जो भी आपने एक हफ्ते में लेक्चर पढ़े होंगे किसी भी सब्जेक्ट के, हम उन्हें एक साथ एक जगह पर कवर कर देंगे ताकि हम टाइमली उसे रिवाइज बार बार कर सकें। अब जैसे ये आपकी वीकली रिवीजन के सीरीज आई है, ऐसे ही आपकी मंथली रिवीजन की भी सीरीज आएगी। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप इसे ज़रूर से पूरी वीडियो को देखें। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो आपका मुद्दा है दैट इज अबाउट सेडिशन लॉ। अभी रिसेंटली लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, तो सबसे पहले हम लॉ कमीशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ना तो ये आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये आपकी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में गिवन है, ना ही आपकी किसी रूल या किसी एक्ट के तहत ये बनी है। ये एक तरह की आपकी गवर्नमेंट ऑर्डर से बनी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, जैसे कि आपकी नीति आयोग, जो कि वर्क करती है लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर, किस तरह से आपके कानून में बदलाव लाया जा सके और उन्हें आपके मॉडर्न इरा के अकॉर्डिंगली सूटेबल बनाया जा सके। ये एक तरह की आपकी एडवाइजरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस को रिपोर्ट करती है। अब यहाँ आपको इसके बारे में 2-3 चीजें और भी याद रखनी है। जैसे पहला लॉ कमीशन आपका कब बना था, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जरा। अब आप में से जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूं कि पहला लॉ कमीशन आपका 1834 में बना था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मकॉले। ये बना था आपका चार्टर एक्ट 1833 के अंडर। इसके बाद भी आपके बहुत से लॉ कमीशन बने थे, जैसे 1853 में, 1861 में और 1871 में। और इन्होंने वर्क किया था भारतीय कानून को डेवलप करने में, जैसे इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, न जाने ऐसे कितने ही एक्ट इन्होंने डिजाइन किए हैं। अगर बात की जाए आज़ाद भारत की, तो आज़ाद भारत में पहले आपके लॉ कमिश्नर बने थे 1955 में, जो कि उस समय के अटॉर्नी जनरल थे, जिनका नाम था मिस्टर MC स्टैलवैट। अभी हाल फिलहाल में 2020 में भारतीय सरकार ने 22वें लॉ कमीशन को अपॉइंट किया था फॉर 3 ईयर्स। अब यहाँ पर एक बार सेडिशन लॉ के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, सेडिशन लॉ हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। आज़ादी से पहले भी इसका दुरुपयोग होता था और आज़ादी के बाद भी कई बार ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि गवर्नमेंट इसका दुरुपयोग करती है। अगर सेडिशन लॉ की बात की जाए तो IPC के सेक्शन 124 क्लॉज A के अंडर इसे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में भी पता होना चाहिए जो आपके सेडिशन लॉ से जुड़े हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक। अब अगर सेडिशन को डिफाइन करना हो तो इसके लिए आप ये याद रखना, मान लीजिए एक पर्सन है राजू। इस राजू ने या तो कोई स्पीच दी हो या कुछ लिखा हो या कुछ वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल किए हो, साइन या कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसी दी हो जिसके कारण वो लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और यहां पर जो आपकी रूल द्वारा एस्टैब्लिश गवर्नमेंट है उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही हो, या किसी तरह की डिसलॉयल्टी या एनिमिटी बढ़ाने की कोशिश की हो भारत के अंदर, ये सभी आपके सेडिशन लॉ के अंडर आते हैं। ये आपका एक तरह का नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसके बाद पर्सन को गवर्नमेंट जॉब तक नहीं मिलती है। अब इसके पक्ष में आपको 3 चीजें याद रखनी है कि भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सेडिशन लॉ का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज लोग कुछ भी बोल के भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे जो आर्टिकल 19 है जो हमें बहुत सारी फ्रीडम्स देता है, इसके अंदर क्लॉज 2 के अंदर हमारे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं स्पीच के ऊपर, तो उसको भी ये कहीं ना कहीं सूट करता है। और भारत के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी सेडिशन लॉ का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इस लॉ कमीशन की आपकी रिकमेंडेशन को समझने से पहले आप 1962 के केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार की गवर्नमेंट का एक केस याद रखें। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही थी कि जब तक किसी के भड़काऊ भाषण से आपकी भीड़ हिंसा पे ना उतर जाए तब तक इसे सेडिशन के अंडर नहीं काउंट किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने से कोई सेडिशन लॉ के अंडर नहीं आता है। अब यहां पर इस सेडिशन की डेफिनेशन को लॉ कमीशन ने चेंज करने की कोशिश की है। यहां पर यह कहा जाता है कि भी अगर कोई कोशिश भी करता है जिससे वायलेंस या पब्लिक डिसऑर्डर फैलता है तो इसके लिए एक्चुअल वायलेंस होने की जरूरत नहीं है। यह भी एक सेडिशन की कैटेगरी में ही आता है। इसके अलावा यहां पर रिकमेंडेशन दी गई है कि जेल टर्म को इंक्रीज कर दिया जाए 7 साल से लेकर लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट तक। और इसके अलावा FIR के दौरान एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है कि इंस्पेक्टर रैंक का ही पर्सन इस तरह की FIR को रजिस्टर कर सकता है। देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं, 1837 में जब मकॉले ने ड्राफ्ट किया था पहली बार IPC को, उस समय ये ड्राफ्ट का पार्ट था, बट लेटर ऑन इसे ऐड नहीं किया गया था सेडिशन को भारतीय कानून के अंदर। ये 1870 था जब सेक्शन 124A को इंसर्ट किया गया था आपके IPC में, जब जेम्स स्टीफन ने इसके बारे में पहली बार जिक्र किया था।
अब उसके बाद से लेके आज तक इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है। आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात नहीं करता हूँ, इवन पास्ट में भी इसका दुरुपयोग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए कि जो भी आपकी कंट्रीज हैं जैसे यूके, जिसके थ्रू हमारे यहाँ पर ये सेडिशन लॉ आया था, एक्चुअल में वहाँ पर भी इस लॉ का अब कोई वजूद नहीं रहा है। मतलब वहाँ पर भी उनकी लॉ बुक्स में से इसे निकाल दिया गया है। तो क्या भारत को भी इस सेडिशन लॉ को हटाने की ज़रूरत है? अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख के बताइए। इसमें जेनरिक मेडिसिन के बारे में बात की गई है। जैसे आप सभी ने एस्प्रिन के बारे में सुना होगा, मे बी आपने ना भी सुना हो। एस्प्रिन एक आपकी ओरिजिनल दवाई है जिसका पेटेंट हो रखा था। जब इसका पेटेंट खत्म हुआ तो हमने देखा कि इसके सेम सॉल्ट्स को यूज़ करके एक दवाई बनाई गई डिस्प्रिन। अब ये जो डिस्प्रिन है सेम उसी तरह की कॉपी है, मतलब सेम डोज है, सेम कॉम्पोजिशन है, सेम बेनिफिट है, क्वालिटी भी सेम है, इवन साइड इफेक्ट जो होंगे वो भी सेम है। तो यहाँ पर जिनके भी दवाइयों के पेटेंट एक्सपायर होते हैं उन दवाइयों की कॉपी बनाई जाती है और उन्हें ओरिजिनल मेकर से अलग हट कर बेचा जाता है सस्ते दरों पे। अब इसी को कहा जाता है जेनरिक मेडिसिन और इसके लिए भारत एक सबसे बड़ा हब है। ऑल्दो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, इसके लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं जो कि हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली डीजी हेल्थ ने ये ऑर्डर दिया है सभी डॉक्टर्स को, खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में है, कि वो जेनरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। इसके लिए इन्होंने 2 क्वालिटी टेस्ट भी कहे हैं। देखिए, एक बायो इक्विवेलेंट होते हैं, जैसे किस तेज़ी से आपकी दवाई ब्लड के अंदर डिजॉल्व होती है। जितना तेजी से आपकी दवाई ब्लड के अंदर डिजॉल्व होगी उतनी ही ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी और इसी को कहा जाता है बायो इक्विवेलेंट। इसके अलावा स्टेबिलिटी को भी टेस्ट करना चाहिए। देखिए, सप्लाई चेन एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जहाँ पर जिस फैक्ट्री से आपकी दवाई बन के आई है, इससे कस्टमर तक दवाई पहुँचने में बहुत सी हीट ह्यूमिडिटी से होके निकलना पड़ता है इसे, और यहाँ पर भी दवाई खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि क्वालिटी टेस्ट को हमें इंश्योर करना होगा। अगर कोई दवाई फेल करती है तो आप देखेंगे वो या तो डिकम्पोज हो जाएगी, या तो वो पाउडर की फॉर्म में टूट जाएगी, या वो डीकलराइज हो जाएगी जिसका रंग ही बदल जाएगा पूरी तरह से। तो इन सभी केसेस में उस दवाई का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मतलब HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। अब यहाँ पर सबसे टॉप रैंक मिला है IIT मद्रास को। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का, फिर IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर। ये सभी आपके टॉप 5 इंस्टीट्यूशन में आते हैं। इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी है, आप चाहो तो देख सकते हो। अब यहाँ पर इन पैरामीटर्स को भी याद रखना, हो सकता है यूपीएससी आपको इसके बारे में पूछ ले। वेरियस इंडेक्सेस के जो मानक होते हैं, या आप ये कह सकते हैं पैरामीटर्स होते हैं, उनके बारे में यूपीएससी अक्सर पूछता है। तो टीचिंग एक है, लर्निंग एंड रिसोर्सेज आपके एक है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। परसेप्शन किसका? स्टूडेंट्स का टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन। इन सभी के बेसिस पे एक इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे रैंक किया जाता है। ये आर्टिकल हमारा डील करेगा मनरेगा से, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट आया था आपका 2005 में। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट गारंटी प्रोग्राम है जहाँ पर वर्क को इंश्योर किया जाता है। ये भारत के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये एक तरह का आपका डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट है, जहाँ पर मान लीजिए एक एरिया में ड्रॉट आता है तो लोग काम की डिमांड करते हैं। अगर सरकार 15 दिन के अंदर इन्हें काम नहीं प्रोवाइड की जाती है तो इन्हें अलाउंस मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या बेरोजगारी भत्ता भी जिसे कहा जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में ध्यान दिया जाता है कि 1/3 जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो महिलाओं को प्रोवाइड की जाए। यहाँ पर हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हम 100 दिन के रोजगार को इंश्योर कर सके अडल्ट मेंबर्स को एक फैमिली के, और ये जो काम रहेगा वो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है हमें, कोई स्कूल की, पंचायत की, तो उसमें यहाँ पर लेबर की पार्टिसिपेशन में ये पार्ट लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर मिनिमम वेजेस को इंश्योर किया जाता है, दैट इज अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसके अलावा एडिशनली आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो काम है वो ग्राम सभा रिकमेंड करती है और ग्राम सभा ही इसको चेक करती है। मतलब यहाँ पर जो ऑडिटिंग है वो ग्राम सभा के द्वारा की जाती है इसकी। अब बात की जाए इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट की, तो आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल में काफ़ी टाइम से मनरेगा स्कीम के अंडर वेजेस को पे नहीं किया गया है, तो जिस वजह से कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंटर से एक क्वेश्चन पूछा है कि इनको आप वेजेस क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कोर्ट में अभी केस चल रहा है, देखते हैं इसका क्या वर्डिक्ट आता है। बट अभी के लिए हमारे को ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी था। अब इस स्कीम को लाने के पीछे हम मोटिव समझ लेते हैं जो हमारे को मेंस में थोड़ा हेल्प कर सकता है। देखिए, आपको ये समझना होगा कि भारत के अंदर ज़्यादातर जो किसान हैं वो मानसून डिपेंडेंट है, और इसमें भी हमारे जो मेजॉरिटी किसान हैं वो स्मॉल लैंड के ऊपर वर्क करते हैं। मतलब आपको ये कहूँगा मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 1-2 हेक्टेयर से ज़्यादा की खेती बाड़ी नहीं है, और ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को परफॉर्म करते हैं।
सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या रहता है कि जहां पर आप सिर्फ अपनी फैमिली के गुजर बसर के लिए ही कुछ अनाज उगा रहे हैं। तो जब ड्रॉट वगैरह आता है या आपका एक्सट्रीम क्लाइमेट आते हैं तो इसकी वजह से इन सभी परिवारों की इनकम के ऊपर असर पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये डिमांड ड्रिवन आपकी एक स्कीम है, जहाँ पर जिसके पास रोजगार ना हो तो वो गवर्नमेंट से कह सकता है कि भाई आप मुझे 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कीजिए। अगर गवर्नमेंट 15 दिन के अंदर काम नहीं प्रोवाइड कर पाती है तो उस केस में यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। तो आई होप आपको ये कंटेक्स्ट समझ में आया हो। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे मैनुअल स्क्वेंजर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं। भारत में पहले क्या होता था कि ड्राई लैट्रिन्स कंस्ट्रक्ट होती थी। अब जब मशीन्स इतनी नहीं होती थी तो जैसे गटर की सफाई वगैरह या सीवरेज की सफाई करने में भी हम कुछ लोगों को उतारते थे। अब ऐसा नहीं है कि ये काम किसी को भी दे दिया जाता था। जैसे जो अनटचेबल होते थे ना सोसाइटी में, पहले उनको ये काम दिया जाता था। अब ये एक तरह की ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी वजह से ना केवल ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, बल्कि यहाँ पर आप ये समझे कि इसे करते हुए कई बार तो लोगों की जान तक चली जाती थी, क्योंकि जैसे गटर है, सीवरेज है, इसमें बहुत ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस होती थी। अब कोई इंसान अगर इसे साफ करने नीचे जाता है तो यहाँ पर उसकी डेथ तक हो जाती थी। तो हेल्थ के ऊपर इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो थे ही, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह से आप किसी इंसान को ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में भेज रहे हैं तो उसकी बॉडी बहुत से केमिकल सब्सटेंस के साथ कांटेक्ट में आ रही है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर पर्टिकुलरली कुछ कास्ट को टारगेट किया जाता था। ये जैसे मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि अनटचेबल से ही ये करवाया जाता था, तो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी इससे बढ़ती थी सोसाइटी में। साथ ही साथ इनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता था। जैसे आपने एंशिएंट सोसाइटी के बारे में सुना होगा ना कि यहाँ पर कुछ लोगों की परछाई को भी, जो ऊंची जाति के लोग थे, वो अपने ऊपर गिरने से अपने आप को अशुद्ध मानते थे, तो ये वो उन्हीं कैटेगरी में आते थे लोग। तो इनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था और एक तरह से ये प्रैक्टिसेस डीह्यूमनाइज भी है, क्योंकि एक इंसान को दूसरे इंसान का एक्सक्रीटा साफ करने के लिए भेजना ये अपने आप में ही ह्यूमन के ऊपर एक शोषण है। अब इसको यहाँ पर बैन कर दिया गया था भारत के अंदर, दैट इज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 के अंदर। अब किसी भी तरह की ड्राई लैट्रिन, गटर्स और सीवरेज में आप इंसान को उतार के उसकी सफाई नहीं करवा सकते हैं। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें यह बताया गया कि 766 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें से हमने 508 के अंदर मैनुअल स्क्वेंजिंग को बंद कर दिया है। मतलब वहां पर अब मैनुअल स्क्वेंजिंग परफॉर्म नहीं होती है। अब जैसे इनके बारे में बात की है हमने, तो एक बात और याद रखें आप, 1993 में आपका एक कमीशन बना था, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। अब इनको जिम्मेवारी ये दी गई थी कि भाई जो रिहैबिलिटेशन का वर्क है इनका, वो आप देखेंगे। इनिशियली ये एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी थी अंडर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993। अब ये जो एक्ट है ये लैप्स कर गया था आपका 2004 में। तो इसके बाद से ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन प्रॉफिट बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर वर्क करती है। इनका काम अभी भी यही है कि गवर्नमेंट की जो वेरियस स्कीम है, जैसे नमस्कार मिशन है या आपकी वेरियस अदर स्कीम्स है जिसके अंडर गवर्नमेंट इन्हें डायरेक्ट 40,000 तक रुपए देती है, उनके अंडर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, किस तरह से इनका रिहैबिलिटेशन वर्क चल रहा है, इनके ऊपर ये फोकस करते हैं। अभी रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट को NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक नोटिस इशू किया है, क्योंकि मिड डे मील खा के लगभग 150 बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। तो यहाँ पर आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को। इसको बनाया गया है आपके प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंडर। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ह्यूमन राइट्स के लिए ये वॉचडॉग है इंडिया में, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी पेरिस प्रिंसिपल के तहत, और उन्हीं को अप्लाई करने की बात करता है भारत के अंदर। इसके मेंबर्स की बात की जाए तो टोटल आपके 13 मेंबर्स रहते हैं, जहां पर एक चेयरपर्सन, 5 फुल टाइम मेंबर्स और 7 आपके डीम्ड मेंबर्स। जो आपके चेयरपर्सन रहते हैं वो हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज होंगे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, जो 2015 में आई थी। बेसिकली हुआ क्या है, झारखंड में इसका मिसयूज किया गया। लोगों के गलत आधार कार्ड को दिखाकर इस स्कीम से पैसे लिए गए। ये एक तरह के आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर नॉर्मल सिटीज या स्टेट में आपका 75% रहता है और स्टेट गवर्नमेंट का 25% रहता है। हिली एरिया में ये चेंज हो जाता है 90:10 की रेशियो में। अब यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, भारत के अंदर ब्रिटिशर्स के टाइम से ही या उससे पहले की भी बात करें तो इरिगेशन सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो हम चाहते थे कि भाई आज़ादी के बाद जितनी भी आपकी स्कीम्स आई हैं उन सभी को कन्वर्ज करके एक जगह पर इन्वेस्टमेंट लेके आ सके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि हम एक्सपैंड कर सके कल्टिवेबल एरिया को और हर खेत में पानी को पहुंचा सकें।
इससे हम वाटर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी क्रॉप की इंक्रीज होगी और लैंड की भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसमें हमारा फोकस रहने वाला है प्रिसीजन इरिगेशन के ऊपर। देखिए, हम हर ड्रॉप को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर प्रमोट किया जाता है आपके ड्रिप इरिगेशन को। तो बेसिकली ये ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए पूरी आपकी व्यवस्था क्रिएट की गई थी, और अभी इसमें धांधलेबाजी देखने को मिली है। तो मीन्स में आप इसे जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं, जहां पर आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले टॉपिक आ जाते हैं। वैसे ओवरऑल प्रीलिम्स में तो आपको इस योजना के बारे में ही पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।